Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the air pollution. This is the chapter number 14, Environmental Chemistry. You can say atmosphere. So in this, we will discuss the topic of air pollution. तो ये इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 14, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10, can say class 10. So now let's start about the air pollution. Air pollution. Pollution is defined as the excess discharge of any substance into the environment which adversely affect the quality of the environment and causes damage to humans and plants and animals. तो एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है? एयर पोल्यूशन बेसिकली इसको हम डिफाइन करेंगे कि जो एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें पाई जाती है. ये तो एक ख़ास तनासब से मौजूद होती है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई इजाफी चीज़ हम उसमें डाल दें तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. अब वो इजाफी चीज़ें कौन सी हैं? यानी यहाँ पे ये जो इजाफी चीज़ हम डालेंगे जो पॉल्यूटेंट्स होंगे विच ये क्या करें एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी वो इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से जो इंसान और पौधे और जानवर है उनको नुकसान होगा. यानी जब इन्वायरमेंट गंदा होगा तो फिर फ्रेश हवा नहीं मिलेगी, तो लिहाजा इससे जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो किसके ऊपर होंगे? ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर इसके असरात पड़ेंगे बुरे. Air pollution is the change of composition of air by addition of harmful substances like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, hydrocarbons and particulate matter. अब एयर पोल्यूशन जो है जब वाक़या हो जाती है, यानी जब एटमॉस्फेयर में हम कोई इजाफी चीज़ छोड़ देते हैं, तो एयर में हम कोई इजाफी चीज़ शामिल कर देते हैं तो जो कि हार्मफुल होगी, और वो इजाफी सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो कौन कौन से होते हैं? यानी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एयर में शामिल कर देते हैं वो ये हार्मफुल एक सब्सटेंस है जो कि जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए हार्मफुल है काफ़ी. तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर हम इजाफी छोड़ दें तो फिर वो भी पॉल्यूट हो जाएगा जो हमारा इन्वायरमेंट होगा. इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है जो नॉक्सस है उसको भी अगर हम यानी इन्वायरमेंट में छोड़ दें, यानी मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ चल रही होती है तो वहाँ से भी अगर ये नॉक्सस हवा में शामिल हो जाए, इन्वायरमेंट में शामिल हो जाए, तो इससे जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है. इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर भी अगर हम हवा में छोड़ दें तो फिर इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है और फिर ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. According to the World Health Organization (WHO), air pollution may be defined as the substance released to air either by human activity or by natural activity in sufficient concentration to cause harmful effect to the human beings, vegetations and other living things. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके मुताबिक पोल्यूशन क्या चीज़ है? उसके मुताबिक जो एयर पोल्यूशन है वो क्या चीज़ है? तो WHO के मुताबिक पोल्यूशन वो चीज़ है कि अगर हम यानी एक सब्सटेंस है अगर हम उसको छोड़ दें हवा में या ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ जो ज़मीन पे हो रही होती है उसकी वजह से, या कोई नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, या कोई इनसफिशेंट कंसनट्रेशन ऑफ या इनसफिशेंट concentration, यानी insufficient to cause harmful effect to the human things, human being vegetations and other living things. यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हम कोई किसी सब्सटेंस को रिलीज करें एनवायरनमेंट में तो वो जो सब्सटेंस है वो किस वजह से रिलीज हो, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो अर्थ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी वजह से रिलीज हो, या नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिलीज हो, तो वो क्या करेगा? वो
यानी उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे किन के ऊपर होंगे, जो ह्यूमन बींग्स है, जो ज़मीन के ऊपर बनी हुए इंसान रहते हैं उनके ऊपर उसके बहुत ज़्यादा सेहत असरात होंगे। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा सेहत असरात होंगे, प्लांट्स के ऊपर भी इनके बैड इफेक्ट्स होंगे, और इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर भी इनके बुरे असरात होंगे। इन शॉर्ट we can say that air pollution affect badly the human beings, vegetations, and other living things in on Earth. So we can say that air pollution is a change in the physical, chemical, and biological characteristics of air that causes adverse effects on human and other organisms. तो एयर पोल्यूशन जो है ये क्या है, ये एक चेंज है, एक तब्दीली है, यानी फिजिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में या बायोलॉजिकल फॉर्म में जो हवा में हो जाती है। यानी अगर हम हवा में कोई चेंजेस ले हैं आइदर थ्रू फिजिकल और थ्रू केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स हो, तो जिसके असरात हों यानी बहुत बुरे होते हैं ह्यूमन्स के ऊपर और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन है। अब मेजर एयर पोल्यूटेंट्स यानी वो कौन सी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को गंदा करता है या हवा में शामिल होकर इन्वायरमेंट को गंदा करता है। तो यानी वो एयर पोल्यूटेंट्स जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से हैं, वो क्या चीज़ें, एयर पोल्यूटेंट्स आर गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर दैट हार्म्स ऑर्गेनिजम्स एंड अफेक्ट क्लाइमेट। तो जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो या तो गैसेस होती है या पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं। तो the substance that are responsible for the causing air pollution are called air pollutants। यानी वो चीज़ वो सब्सटेंस जो एयर पोल्यूशन का बायस बनती है तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। These are the substances in the air that can cause harm to humans and environment। तो ये क्या है, यानी ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है ये सब्सटेंसेस है हवा में जो कि ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। Similarly, pollutants can be in the form of solid particles, liquid droplets, or gases. They may be natural or man-made। तो ये बता रहे कि जो पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म की भी सूरत में होते हैं, सॉलिड पार्टिकल की सूरत में या लिक्विड ड्रॉपलेट्स की सूरत में भी हो सकते हैं और गैसेस की सूरत में भी हो सकते हैं। और ये या नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं, यानी जो मैन मेड इंसान में बनाए होते हैं। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड यानी सिंथेटिक भी होते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स जो है उनकी कितनी किस्में, तो इनके भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो। तो एयर पोल्यूटेंट जो है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो। The first one is primary pollutants. Primary pollutants are substances which are released directly into the air or directly produced from a process such as ash from a volcanic eruption, the carbon monoxide gas from a motor vehicle exhaust or sulfur dioxide released from factories। तो अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं ये मतलब क्या चीज़ है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो सब्सटेंसेस हैं जिसको रिलीज किया जाता है हवा में, डायरेक्टली इसको रिलीज किया जाता है। और ये जो सब्सटेंसेस है ये कहाँ से आते हैं, यानी ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है इनको हवा में डायरेक्टली रिलीज किया जाता है। और ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है ये कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोसेस सच एज एश फ्रॉम वोल्केनिक eruption। ये बाजू का जो वोल्केनिक eruption होते हैं तो उसकी वजह से ये जो एश पैदा हो जाता है यानी लावा जो बनता है, तो उसके नतीजे में जो एश पैदा हो जाता है वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है डायरेक्टली, तो जिसकी वजह से यानी एटमॉस्फेयर जो है हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है, यानी एयर पोल्यूटेंट्स उसमें रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन का वजह बनती है। इसी तरह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो मुख्तलिफ गाड़ियों से निकल रहा होता है तो वो भी यानी किस चीज़ का बायस बनता है, वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से रिलीज होता है वो भी एयर
पोल्यूशन का बायस बनता है। तो ये कि चीज़ें जो है ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से, यानी एश एश जो है ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और इसी तरह जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। Major primary pollutants produced by humans activities include sulfur oxides, nitrogen oxides, carbon monoxide, carbon dioxide and volatile organic compounds। तो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स है वो पहले प्रीवियस पेज में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ना, जो यानी सल्फर ऑक्साइड जो है, ये सल्फर ऑक्साइड्स मुख्तलिफ किस्म के जो सल्फर ऑक्साइड ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी नॉक्सिस जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो अब हम आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की तरफ। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली, यानी अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो थे उसको तो डायरेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा था, यानी डायरेक्ट उसको एनवायरनमेंट में शामिल हो रहे थे। जैसे कि हमने पढ़ चुके कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा जो एश था ये डायरेक्ट उसमें इन्वायरमेंट में शामिल हो रहा था। तो वो तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स थे। अब यहाँ पर है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, उसको जो है ना ये उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते। तो वो कहाँ से आते हैं फिर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स है उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर फॉर्म्ड इन द एयर, तो वो हवा में बनते हैं। व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर और विद अदर सब्सटेंसेस, यानी जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो हवा में शामिल हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो वो या आपस में रिएक्ट कर जाते हैं या किसी और सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी बेस पे जो है ना फिर ये सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स है वो बन जाते हैं। यानी so we can say that primary pollutants, secondary pollutants are not produced directly, but they can be produced by the reaction of primary pollutants with each other or with other substances. So we can say that secondary pollutants are not directly produced, but they are produced from primary pollutants. An important example of secondary pollutants is ground level ozone। तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की एक अहम मिसाल है, विच इज़ वन ऑफ द many secondary pollutants that make up the photochemical smog। Besides this, the acid rain is another example of secondary pollutant। तो ये बता रहे कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो उसमें इसकी एग्जांपल क्या है, तो उसकी एग्जांपल है वो है यानी जो है ओजोन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन जो है क्या है ये भी बन जाता है। इसके अलावा विच इज़ वन ऑफ द मेन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दैट मेक अ फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये जो ओजोन है ये क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। बिसाइड इसके अलावा जो एसिड रेन है वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की एक एग्जांपल है। एसिड रेन यानी तेजाब की जो बारिश होती है वो भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के से बनता है। तो ये तो हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। The different types of air pollutants on the basis of state of matter following। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। तो ये पॉल्यूटेंट्स इनकी क्या टाइप्स है, तो इनकी जो पार्टिकुलेट इसकी एक यानी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल शामिल होते हैं। यानी पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसमें क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। और जो दूसरी टाइप है गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या है, ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी अब पॉल्यूटेंट्स जो ना कौन कौन से हो गए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और गैसियस पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट में सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं। और जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स है वो कौन से हैं,
ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, volatile organic compounds. So these different types of air pollutants are produced by two major sources. तो ये जो यानी जो मुख्तलिफ किस्म की जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किया जाता है, और इसमें नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और मैन मेड यानी सिंथेटिक सोर्सेज भी होते हैं। तो ये जो ऊपर यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी हासिल किया जाता है, बनाया जाता है, वो नेचुरल सोर्सेज से या सिंथेटिक सोर्सेज से इनको बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है। Incineration of waste material contributes to the problem of air pollution. अब ये इंसिनरेशन जो वेस्ट मटेरियल को हम उसकी जो इंसिनरेशन कर रहे होते हैं तो वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। तो इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन अ वेस्ट मटेरियल। तो अभी बता रहे कि इंसिनरेशन जो है वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो वो कैसे बनता है? क्योंकि इंसिनरेशन के ज़रिए से जो वेस्ट की ट्रीटमेंट होती है, जो वेस्ट जमा होता है उसको कंबशन यानी उसमें होते ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो फिर उसको जलाए जाते हैं, ये उसकी कंबशन होती है। तो यानी जो वेस्ट मटेरियल की हम इसको जलाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंबशन होती है। तो उससे फिर क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन हो जाती है। Similarly, incineration of waste material converts the waste into ashes. यानी जो इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाती है वो वेस्ट को एशेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी वेस्ट जो होता है मुख्तलिफ किस्म का, उनको जब हम जलाते हैं, जब उसकी कंबशन होती है तो उनको एशेज में कन्वर्ट करते हैं, एशेज में और फ्लू गैसेज में एंड हीट में। तो ये चीज़ें बन जाती है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ can say organic substances of waste material. The ash is mainly formed by the inorganic constituents of the waste and form of solid lumps or particulate carried out by the fluid gases. The flue gases include carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and large amount of particulate matters. तो ये गैसेस बनती है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होता है, और इसके अलावा लार्ज अमाउंट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर भी शामिल होता है। इंसिनरेटर reduce the solid mass of original waste by 80 to 85% and convert the waste material into ash, flue gases and heat. तो ये बता रहे कि जो इंसिनरेटर्स हैं, ये जो सॉलिड मास होता है वेस्ट का, ओरिजिनल वेस्ट का, वो तकरीबन 80 से 85% तक इसको कम करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, और उसको जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको एश में कन्वर्ट किया जाता है। यानी एश में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, यानी उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस वॉल्यूम को कम करने के लिए उसको इंसिनरेट किया जाता है, यानी उसकी कंबशन होती है, तो जिसके बाद वेस्ट मटेरियल जो है उसको एश में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। यानी एश के साथ साथ जो फ्लू गैसेज और हीट भी पैदा हो जाती है। तो ड्यूरिंग कंबशन इन इंसिनरेशन hundreds of new compounds are formed which are extremely toxic and dangerous for health and environment. तो इंसिनरेशन के नतीजे में यानी जो कंबशन होती है इंसिनरेशन के दौरान, उसके दौरान जो है ना ये हंड्रेड्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और डेंजरस होते हैं, हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। Scientists and experts have identified hundreds of hazardous substances that are contributed to the environment and pollute the air. तो साइंसदानों ने यानी 100 टाइप्स ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस को
आइडेंटिफाई किया है जो कि एयर को पोल्यूट करता है और इन्वायरमेंट को यानी गंदा करता है। तो वो यानी इसके जो हम पहले पढ़ चुके उससे भी ज़्यादा जो है ना सब्सटेंसेस मौजूद है जो कि इन्वायरमेंट की पोल्यूशन का बायस बनते हैं। Similarly, it is suggested that the incinerator waste material may be treated up before subject into the environment. तो ये सजेस्टेड है कि जो इंसिनरेशन का जो हम वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना इनकी जो इंसिनरेशन करते हैं तो उसको फिर चाहिए कि पहले इसको ट्रीट करें बिफोर सब्जेक्ट इनटू एनवायरनमेंट। यानी इंसिनरेशन से पहले जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको पहले ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट जलाएंगे इसको यानी इंसिनरेट करेंगे तो जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में शामिल होगी और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। इसलिए ये सजेशन दी गई थी कि इंसिनरेशन की जो है जो वेस्ट मटेरियल उनकी इंसिनरेशन से पहले इनको ट्रीट किया जाए। तो these flows gases may absorb before adding into air on। यानी ये जो फ्लूस गैसेस हैं इनको अगर एब्जॉर्ब किया जाए यानी हवा में डायरेक्ट ऐड करने से पहले इनको किसी तरीके से इसको एब्जॉर्ब किया जाए ताकि ये एयर में शामिल ना हो और एयर पोल्यूशन का बायस ना बने। अब है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो उनकी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल प्रोसेसेस रॉटनिंग such as rotting vegetation or volcanic eruption etc. contribute to a specific amount of substances which are considered pollutants। तो नेचर जो सोर्सेज है जैसे कि रॉटिंग ऑफ वेजिटेशन है या वोल्केनिक करप्शन है तो ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज करते शामिल करते उसमें नेचुरल यानी सोर्सेज से एयर में शामिल करते हैं। तो ये जो इसको तो ये क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स होते हैं और ये पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से? ये पॉल्यूटेंट्स है पार्टिकुलेट्स से ये पार्टिकुलेट क्या चीज़ है? द नेचुरल सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर वोल्केनिक एरप्शन यानी जो पहाड़ों में ये लावा बनता है वोल्केनिक एरप्शन होती है तो ये भी क्या है पॉल्यूटेंट्स का बायस बनता है जो कि नेचुरल सोर्स है। इसी तरह सॉइल एरोजन बाय विंड, जब हवा चलती है तो सॉइल की जो एरोजन होती है वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। इसी तरह डस्ट स्टॉर्म, जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलों में आग लग जाती है कुदरती तरीके से वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम ओशंस, तो सॉल्ट स्प्रे जो है ओशन से जो सॉल्ट स्प्रे होता है वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज टुवर्ड्स द पार्टिकुलेट एमिशन is greater than man-made sources। तो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज है पार्टिकुलेट एमिट होते उसकी जो एमिशन हो रही होती है एयर में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन मेड सोर्सेज यानी सिंथेटिक सोर्सेज। तो कुदरती तरीके से जो पार्टिकुलेट एमिशंस होती है यानी जो हवा में शामिल होकर फिर पोल्यूशन का बायस बनती है तो नेचुरल तरीके से वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन मेड या सिंथेटिक सोर्सेज। It has been estimated that the natural sources release millions of tons of particulate matter every year in the air। तो ये एस्टिमेट किया जा चुका है कि जो नेचुरल सोर्सेज है वो मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो उसको हवा में शामिल करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाती है और इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है और एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। सेकेंड है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं इसमें फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस गैस इज नॉट वेरी लार्ज। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो नेचुरल सोर्स है कोई बड़ा नहीं है, ये मतलब हर जगह पैदा नहीं होता। तो एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड इन वोल्केनिक एरप्शंस। तो वोल्केनिक एरप्शन के दौरान हम इसकी बहुत थोड़ी सी तादाद पैदा हो जाती है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिकम्पोजिशन होती है उसके दौरान भी थोड़ी सी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म, तो ये तूफान के दौरान जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसके दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है। सीड जर्मिनेशन के दौरान भी और नेचुरल गैस एमिशंस के दौरान भी
थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एनिमल्स एंड प्लांट रेस्पिरेशन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो कहाँ से पैदा होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मेनली जो एनिमल और प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस जिसकी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पैदा हो जाती है। तो फिर इसके बाद और सोर्स कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड का? कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोज होता है तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगलों में आग लगती है तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाते हैं। एंड एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक एरप्शन, ऑर्गेनिक एरप्शन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। तो ये तो थे सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्सिस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नॉक्सिस वो कौन कौन से? द मेन सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मेन सोर्सेज है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की जो मेन सोर्स है वो कौन से? बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पैदा करते हैं। सम ऑफ देम कन्वर्ट द नाइट्रेट इन सॉइल इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो है ना जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ज़मीन के अंदर उसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते। तो while other converts the atmospheric nitrogen gas into oxide of nitrogen and ammonia, जबकि कुछ जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली सल्फर ऑक्साइड्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, द मेन सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स आर ऑर्गेनिक eruption। तो ऑर्गेनिक eruptions के दौरान भी सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं। तो दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑर्गेनिक eruption जो है इस दौरान काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है और जो कि हवा में शामिल हो जाती है। Besides this, oxides of sulfur is produced by rock weathering एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये पैदा हो जाती है रॉक वेदरिंग, यानी मौसम जब मौसमी जो शिदत होती है उसके दौरान जब ये मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं या कोई वो बिखर जाते हैं। तो उसके दौरान भी जो है ना यह सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, जो उसमें कुछ चेंजेस आती है तो उस दौरान भी सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो उनकी वजह से भी सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पैदा हो जाते हैं। Volatile organic compounds. Volatile organic compounds such as methane produced by wetlands are the largest natural source of। तो volatile organic compounds में जो है मीथेन जो है, जैसे मीथेन है तो ये क्या है? ये लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स है। तो दे कंट्रीब्यूट टू 78% ऑफ नेचुरल मीथेन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो 78% यानी कि जो नेचुरल मीथेन है वो उसमें शामिल होता है। एनिमल्स लाइक cows, sheep and goats during their normal digestion process produce large amount of methane। तो ये बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं लाइक गाय है, शीप है, गोट्स है, तो इसकी जो खाना ये जो खुराक खाते हैं तो उसकी खुराक की जो डाइजेशन होती है उस डाइजेशन यानी निज़ाम इंतज़ाम के दौरान जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन बन जाता है। और इसके अलावा टर्माइट्स आल्सो कंट्रीब्यूट मीथेन एनवायरमेंट। टर्माइट्स दीमक जो है ये भी मीथेन को बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है।
एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड सोर्सेज। अब पहले तो ये नेचुरल सोर्सेज हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जो सिंथेटिक सोर्सेज है या मैन मेड सोर्सेज है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज भी कहते हैं। तो मैन मेड सोर्सेज मोस्टली रिलेटेड टू बर्निंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। तो हम जो मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स को जलाते हैं तो उस दौरान भी यानी कि मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज जो है पैदा हो जाते हैं, जिसमें बर्निंग ऑफ कूल्स है, फैक्ट्रीज है, स्मोक है, व्हीकल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। यानी जो एयर पॉल्यूटेंट्स है उसकी जो मेन मेड सोर्सेज हैं वो क्या है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स को जो हम बर्न करते हैं, तो जिसमें ये है बर्निंग ऑफ कूल है और फैक्ट्रीज स्मोक है और व्हीकल एग्जॉस्ट है। तो ये भी सिंथेटिक यानी इंसान इसको पैदा करता है। तो इस दौरान भी काफ़ी जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो बन जाते हैं। इसी तरह पार्टिकुलेट्स, द मेन मेड सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो मेन मेड जो पार्टिकुलेट सोर्सेज है वो क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स है, वुड बर्निंग है, लकड़ी का जो जलाते हैं, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो माउंटेन ब्लास्टिंग यानी जब पहाड़ों से मिनरल्स को निकाला जाता है, तो उन पहाड़ों को तोड़ने के लिए फिर ये ब्लास्ट उसके अंदर करते हैं ताकि वो टूट जाए। तो उस ब्लास्ट के दौरान भी जो है ना ये मुख्तलिफ जो है पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा माइनिंग जो होती है, यानी जब हम ज़मीन से मुख्तलिफ माइंस को या पहाड़ों से निकालते हैं तो उसमें भी ये जो एयर पोल्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी काम हो रहा होता है तो उस दौरान भी एयर पोल्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं। लकड़ी जलाने से भी पैदा हो जाते हैं, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस का जो काम हो रहा है उसके दौरान भी एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के जो ऑक्साइड्स है वो भी एयर पोल्यूटेंट्स से जो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। वो कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CO। तो ये जो इंसान मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहा होता है, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो वो उस दौरान भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये इस दौरान ना ये उसका जो एग्जॉस्ट होता है गाड़ी का, उस दौरान ना फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है जो कि 75% की तक होता है। यानी 75% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो ये भी फिर एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। सिमिलरली beside this कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उस दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है। स्मोकिंग फॉरेस्ट फायर्स, यानी स्मोकिंग के दौरान जब आग लग जाती है कोई जंगलों में तो उस दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इस तरह स्टील इंडस्ट्रीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस केस टू द एनवायरनमेंट। तो स्टील यानी स्टील जो है ना, स्टील की जो इंडस्ट्रीज है उस दौरान भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बड़ी मिकदार में पैदा हो जाती है, जो कि एनवायरनमेंट में शामिल होकर एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। तो द मेन सोर्सेज ऑफ CO2 गैस एमिशंस और एवरीडे एक्टिविटीज़, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। सच इज़ कुकिंग, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं या पका रहे होते हैं तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री एमिशंस, जो गाड़ियाँ चलती हैं या जो इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म की जो काम हो रहे होते हैं उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी है उसमें जो पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। इसके अलावा थर्मल पावर जनरेशन, तो जब हम बिजली पैदा करते हैं थर्मल तरीके से तो उस दौरान भी, यानी कि हम अगर कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने से जब हम बिजली पैदा करते हैं तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। और इसके अलावा ये क्या है, सारे मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से, द मेन
sources of oxides of nitrogen are automobile exhaust, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स है वो कहाँ किससे पैदा होते हैं? ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है उस दौरान भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जब मुख्तलिफ फैक्ट्री चल रही होती है तो उस दौरान भी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा फर्नेसेस जो है थर्मल पावर जनरेशन है, और जेट एयरप्लेन एक्सेट्रा, जब जहाज़ चल रहे होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो फर्नेसेस है वो चल रही होती है, और थर्मल पावर जनरेशन के दौरान भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, तो ये सल्फर ऑक्साइड्स कैसे पैदा होते हैं? मेन सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स आर दी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो सल्फर ऑक्साइड्स की जो मेन सोर्स है वो कहाँ से पैदा होते हैं? ये पैदा होते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसके दौरान भी ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पैदा होते हैं, जिस तरह की कोयला है और ऑयल है और नेचुरल गैस है। जब इसको बर्न करते हैं तो उस दौरान भी सल्फर ऑक्साइड्स पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह कोल फायर्ड पावर स्टेशंस, जो कोल के जो फायर्ड पावर स्टेशन उसमें भी यानी कि सल्फर ऑक्साइड्स पैदा हो जाते हैं। और ये क्या है? दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? सारे जो ना सल्फर डाइऑक्साइड के मेन सोर्स है जो जिससे सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये मतलब इन्वायरमेंट में शामिल होकर पर एसिड रेन का भी बायस बनता है। यानी about 32% of total sulfur oxides pollution is caused by man-made sources। तो 32% जो टोटल सल्फर ऑक्साइड्स पैदा होता है वो क्या है? उसको यानी मेन मेड सोर्सेज के ज़रिए से पैदा, यानी इन्वायरमेंट में जो 32% सल्फर ऑक्साइड्स है उसका वो क्या, वो किस तरह पैदा होते हैं? वो इंसान जो एक्टिविटीज़ करते हैं ज़मीन पे तो उस दौरान ये 32% पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह अदर मेन मेड सोर्सेज आर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है, कंबशन ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो ये सारी सोर्सेज है जो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स है। Volatile organic compounds such as methane are produced wherever there are fossil fuels burning or mining and extraction। यानी कि जो volatile और organic compounds है ये भी एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। और ये कौन कौन से? जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन जो है ना ये volatile organic compound है। तो ये क्या जब यानी पैदा होते हैं जब फॉसिल्स फ्यूल की बर्निंग होती है, माइनिंग होता है, तो एक्सट्रैक्शन होती है, तो उस दौरान भी तो ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इसी तरह these are released to the atmosphere wherever fossil fuels are extracted from the earth। तो इनको जब फॉसिल फ्यूल्स को ज़मीन से निकाला जाता है तो उस दौरान ये मीथेन जो प्रोड्यूस होता है तो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, whether it is natural gas या natural gas से coal और petroleum है। In addition to that, the automobiles exhaust are the main sources of volatile organic compounds। जो गाड़ियाँ हम चलती है तो उनका जो एग्जॉस्ट होता है वो मेन सोर्स ऑफ volatile organic compounds है, यानी volatile organic compounds को प्रोड्यूस करता है, तो जो कि एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है। तो इसी तरह CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स which contain the elements of chlorine, fluorine and carbon। तो ये भी क्या है? पॉल्यूटेंट्स है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और उस पर कार्बन पे मुश्तमिल होता है। और रूम टेम्परेचर पे दे आर यूजुअली कलरलेस गैसेस। तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या है? कलरलेस गैसेस है। ऑफ लिक्विड या गैसेस होते हैं विच ऑपरेट सो ईजिली, जो कि ईजिली ऑपरेट हो जाते हैं। तो सिमिलरली कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इनका मुख्तलिफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं CFCs को। दे आर यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल स्प्रेस, इन फोम्स, रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनर्स। तो इनको जो ना ये जो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनको भी हम प्रोपेलेंट यूज़ करते, जो स्प्रे हम करते एरोसोल स्प्रे, यानी जब स्प्रे हम करते
उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में भी हम, एयर कंडीशनर में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू देयर केमिकली अनरिएक्टिव नेचर, क्योंकि केमिकली अनरिएक्टिव होता है यानी रिएक्शन नहीं करता, तो दे आर आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो CFCs have been released out to the atmosphere by the use of resource containing sprays and leakage from the refrigerator and air conditioner। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये CFCs जो है, इनको हवा में या इसमें यानी कि एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज करते हैं, तो इसको जो है ना ये क्या करते हैं कि जो हम स्प्रे करते हैं या कोई लीकेज होती है रेफ्रिजरेटर्स में या एयर कंडीशनर में, तो उस दौरान भी ये जो CFCs है ये इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इस तरह क्लोरीन इन CFC कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन जो है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इनमें होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करते हैं, जो ओजोन होता है O3 उसको कन्वर्ट करता है यानी ऑक्सीजन एटम में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, यानी वो उसको ना कन्वर्ट करता है O2 में, यानी ये जो है ना यहाँ पर, यानी ये जो है ना तो ये क्लोरीन जो है जो CFC में होता है वो क्या करता है, कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो ओजोन है इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट करता है। तो ये क्लोरीन जो है ऐसे कैटलाइज काम करता है, तो ये बहुत खतरनाक है। अगर ये इन्वायरमेंट में मौजूद है तो ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, और जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो ज़मीन पर पहुँचती है, जो कि मुख्तलिफ डैमेजेस का बायस बनती है, और ये डैमेजेस इंसानों और जानवरों में हर तरह की जो है ना वो नुकसान का बायस बनती है। तो इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। This chlorine atoms has the ability to destroy a large amount of ozone, thus causing a depletion of ozone layer। तो ये ओजोन लेयर जो है इसको डिप्लीट करता है, तो O2 और O में डिप्लीट करता है। तो ये क्लोरीन जो है इसका इन्वायरमेंट में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, बैड इम्पैक्ट होता है इनका इन्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स से और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एमोनिया है, पार्टिकुलेट्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इस तरह सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एमोनियम आयन है, ओजोन और पार्टिकुलेट क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो ये क्या है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स है। इसी तरह विंड में भी यानी कि ये भी क्या है, उल्केनोस और वाइल्ड फायर्स। तो ये जब जंगलों में आग लगी होती है उस दौरान भी मुख्तलिफ किस्म के पॉल्यूटेंट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये सारा जो है ना ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स है जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स। तो अब एयर पॉल्यूटेंट जो है उनका इफेक्ट क्या होता है, यानी इफेक्ट्स जो एयर पॉल्यूटेंट्स जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इनके इफेक्ट क्या होते हैं माहौल के ऊपर। तो देयर आर वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, सम ऑफ देम। तो इसके जो होते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये इसमें बताया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑडरलेस, नॉन इरिटेटिंग बट वेरी पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस है, ऑडरलेस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई स्मेल वगैरह नहीं होता, और नॉन इरिटेटिंग यानी इरिटेट भी नहीं होता, और लेकिन ये पॉइजनस गैस है। तो इट अफेक्ट्स द रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है, because the hemoglobin has more affinity for CO to bind with itself than for oxygen। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिस्पिरेटरी एक्टिविटी को इफेक्ट करती है, यानी सांस लेने का जो हमारा अमल है उसको मुतासर करता है। और कैसे मुतासर करता है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसके साथ तो जो हेमोग्लोबिन है उसकी ज़्यादा एफिनिटी है, ज़्यादा यानी कि इसकी एफिनिटी है, तो उसके यानी हेमोग्लोबिन जो है ज़्यादा जल्दी जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये मिल जाता है। तो जब ये मिल जाता है, जब बाइंड हो जाता है उसके साथ, तो फिर
यानी ऑक्सीजन की बजाय ऑक्सीजन, चूँकि हेमोग्लोबिन का जो काम होता है ब्लड में, वो ऑक्सीजन कैरियर होता है। हेमोग्लोबिन ब्लड में जो होता है वो ऑक्सीजन को मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। तो अगर उस दौरान कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तो चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग सलाहियत है, यानी जो मिलने की सलाहियत है हेमोग्लोबिन के साथ, वो ज़्यादा है कार्बन से ऑक्सीजन से। तो लिहाजा वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। तो फिर क्या होता है, द CO2 combines with the hemoglobin and reduces the oxygen carrying capacity। तो जब ऑक्सीजन जो है कि बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, तो फिर हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की जो है ले जाने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है खून में जाए। तो दिस रिजल्ट्स इन ब्लड विजन, हेडेक, नॉसेस, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है, जब हेमोग्लोबिन ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, आई साइट क्या हो जाता है, इंसान देख नहीं सकता, सर में दर्द शुरू हो जाता है, और इसके अलावा बेहोशी की जो कैफियत है ये शुरू हो जाती है, और आखिर में फिर इंसान की डेथ वाक़ हो जाती है। और इसके अलावा इट आल्सो डैमेजेस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा जो CNS सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको भी इफेक्ट करता है और साथ साथ हार्ट को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन चूँकि ऑक्सीजन जो है ना ब्लड प्रोवाइड करता है, अब ब्लड में चूँकि वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड लगा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचना होता है हार्ट को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से इंसान की डेथ वाक़ हो जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस का अमल होते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। यानी उसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ये वाला है, इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिलाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज तैयार करते हैं और फिर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये कहते हैं प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों ने ले लिया और फिर ये क्या बना लिया, फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया ये सारा, और फिर उसके नीचे में खुराक तैयार हो गया। दिस वे दे टेक away the excess carbon dioxide and helps in maintaining the oxygen carbon dioxide ratio। तो इस तरीके से जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जब मकदार बढ़ जाती है इन्वायरमेंट में, तो पौधे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको यूज़ करके फिर उसके बदले में ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशो इन्वायरमेंट में ये बरकरार रहता है। इफ़ दिस रेशो डिस्टर्ब बाई पोल्यूशन, अगर ये रेशो जो है पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होगा, दिस देन इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बन जाएगी, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो फिर चूँकि जो लिविंग थिंग्स है उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसलिए इनका जो रेशो है ये बरकरार होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके ज़मीन पे जो लाइफ है वो सर्वाइवल पॉसिबल होगी और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। और अगर ये रेशो डिस्टर्ब होगा तो फिर ये क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज, हार्ट, निमोनिया, एस्थमा, सीवियर हेडेक, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, yellowing and reduce storage time of paper, yellowing and damage to limestone and marble, damage to leather, increase rate of corrosion of iron, steel, zinc, aluminium etc। तो ये बता रहे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये इसकी पोल्यूशन बढ़ जाए, इसकी पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए
तो इससे क्या मनफी असरात होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इसके नुकसानात ये कि ये जो हमारा जो सांस लेने का अमल है इसको मुतासर करते हैं, और ये इरिटेशन ऑफ आइज यानी आंखों में जलन का बायस बनता है, और नोज़ में, थ्रोट में, और ये इस तरह का जो, और ये आस्थमा का की वजह यानी आस्थमा का बायस बनता है, यानी सांस के अमल में जो दुश्वारी है उस बीमारी को कहते हैं आस्थमा। तो सीवियर हेडेक और सख्त किस्म का जो सर में दर्द होता है वो भी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हो अगर इनहेल हो रहा है तो इन्वायरमेंट में है तो उसकी वजह से भी ये सर में भी शदीद दर्द होता है। अगर यानी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इंसान ले ले तो उसमें भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो सीवियर हेडेक, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से पौधे भी प्रॉपर नहीं उगते, और इसी तरह जब हम ये पेपर कागज़ को स्टोर करते हैं तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा ये लाइमस्टोन को भी डिस्ट्रॉय करता है, मार्बल को भी डिस्ट्रॉय करता है, और जो लेदर है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इंक्रीज रेट ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो वो आयरन को जल्दी जंग में जाता है, और आयरन के साथ साथ स्टील, जिंक और एल्यूमिनियम ये भी इनको भी जंग लग जाता है, ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी एक पॉल्यूटेंट है जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है उनको भी सल्फर डाइऑक्साइड से पाक होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी नॉक्सिस रिएक्ट विद अदर पॉल्यूटेंट्स एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो ये जो है नॉक्सिस जो है ये अदर पॉल्यूटेंट्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के ओजोन बनाता है। इट फॉर्म्स दी फोटोकेमिकल स्मोक। ये फोटोकेमिकल स्मोक को बनाता है। मेक्स द एयर हेजी एंड डिफिकल्ट टू सी थ्रू। तो एयर को हेजी बनाता है जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते। इन एडिशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ नॉक्सिस काजेज लीफ डैमेजेस। ये पत्तों, प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनको भी डैमेज करता है और इफेक्ट दी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ प्लांट। तो अगर प्लांट के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, उसमें चूंकि फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो अगर वो डैमेज होंगे तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है ना वो नई ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट पौधे जो है उगेंगे नहीं। एंड काजेज ऑफ रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और इस तरह रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इंसानों में बनता है, यानी सांस लेने के अमल भी दुश्वारी क्रिएट करता है जो ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। एंड हीट फेल्यूर इन मैमल्स। बिसाइड्स दिस दे कैन अफेक्ट द स्किन एंड आइज। इसके अलावा ये स्किन को भी इफेक्ट करता है और आइज को भी इफेक्ट करता है। पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो these are the carcinogenic compounds which may cause leukemia and other diseases. तो ये ल्यूकेमिया और ये जो है ना बाकी डिजीज का बायस बनते हैं, जो यानी कि पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स है एंड पॉली कैन से एरोमेटिक कंपाउंड्स, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पॉली एरोमेटिक कंपाउंड्स और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये क्या करते हैं, ये ल्यूकेमिया और मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। और ये क्या है, कार्सिनोजेनिक, यानी कि इससे कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिस डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए तो वहाँ पे चूँकि ओजोन लेयर होती है तो फिर वो उस ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, which then allows harmful ultraviolet rays to enter the atmosphere। जब ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो रेडिएशन होती है, वो एटमॉस्फेयर में इंटर होना शुरू हो जाती है। यानी ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो रेज है, ये सूर्य से आ रही होती है। तो अगर बीच में कोई जोन की लेयर नहीं है तो फिर ये ज़मीन पर पहुंचना शुरू हो जाती है, और उनके जो असरात होंगे वो क्या होंगे, इफेक्ट ऑन द अर्थ कुड बी वेरी डेंजरस हो, और इनकी फिर मौजूद से तो असरात होंगे ये। तो इसलिए जो ओजोन है उनका बरकरार रहना ज़रूरी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये एयर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह पार्टिकुलेट मैटर सच एज लेड हैलाइड्स हो, लेड पॉल्यूटेंट, यानी लेड हो, लेड भी अगर एटमॉस्फेयर में चला जाए,
एयर में, तो ये क्या ये जो है ना पर्टिकुलर में जो लेड हेलाइट्स ये कैसे पैदा होता है, जो लेड पोल्यूशन ये कैसे पैदा होती है, तो ये कि बाई कंबशन ऑफ लेड गैसोलीन प्रोडक्ट्स, जो लेड गैसोलीन प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंबशन करते हैं तो उस दौरान फिर लेड की जो पोल्यूशन होती है वो इन्वायरमेंट में हो जाती है, और इसकी जो असरात होंगी जो ये क्या टॉक्सिक है और इफेक्ट मेन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये मेन और जो मुख्तलिफ किस्म की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बुरी तरह मुतासर करते हैं। तो इसलिए लेड का भी होना नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहे। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो इन्वायरमेंट के ऊपर जो पॉल्यूटेंट्स क्या इफेक्ट होता है, तो सबसे पहले एसिड रेन्स, द रेन हैविंग अ pH लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो बारिश जो है अगर उसकी जो पानी है उसका pH 5.6 से कम है तो वो क्या होता है, एसिड रेन होता है, यानी जो पानी होता है वो एसिड होता है। तो एसिड जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय वेजिटेशंस, जो कि मुख्तलिफ पौधों को डिस्ट्रॉय करता है, इट कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन स्किन्स और हेयर। तो ये एसिड रेन जो है ये इंसानों की जो स्किन है और बाल है उनको भी डैमेज करता है। इट आल्सो डैमेजेस मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे बने होते हैं, तारीखी मुजस्मे लगे होते हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। इसके बाद है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय सॉल्ट। इट कॉजेज चेंजेस इन द ecosystem such as the increased production of algae and aquatic plants, decrease in the production of fishes and deterioration of water quality। तो यूट्रिफिकेशन जो है ये क्या है, वो प्रोसेस है जो कि हम पानी में साल्ट्स को ऐड करते हैं, इनरिच करते हैं, यानी अब उनका मकसद क्या होता है, तो वो जो हम साल्ट और पानी में शामिल करते इनरिच करते हैं, तो फिर ये काजेज और चेंजेस इन दी इकोसिस्टम। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर चेंज आते हैं, जिस तरह के ये हम एलजी की जो ग्रोथ है प्रोडक्शन उसको बढ़ाने के लिए इस तरह करते हैं, और इस तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनकी जो ग्रोथ है प्रोडक्शन है उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय साल्ट्स करते हैं, यानी पानी में हम ज़्यादा मकदार में साल्ट्स को, नमकियात को शामिल करते हैं ताकि एलजी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो डिक्रीज़ इन दी प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, तो उसमें फिर क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ फिशेस है वो कम हो जाती है, एंड डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो इससे क्या होता है, पानी की जो क्वालिटी है वो भी मुतासर हो जाती है, और जो फिशेस है, जो मछली है, उनकी भी पैदावार मुतासर हो जाती है। तो इसी तरह दी इंक्रीज इन ग्राउंड लेवल ओजोन, ब्रीथिंग इज इंक्रीज ग्राउंड ओजोन लेवल कैन कॉज डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जो सांस लेने का अमल है, ब्रीथिंग इन इंक्रीज ग्राउंड ओजोन लेवल, तो अगर ओजोन लेवल बढ़ जाए तो उस दौरान जो हम सांस ले रहे होते हैं वो भी हेल्थ के मसाइल प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली बच्चों में, जैसे कि इस्मा का बीमारी जब जन्म लेती है, यानी सांस जो ना में जो रुकावट है उसको हम कहते हैं आस्मा। तो ग्राउंड लेवल ओजोन कैन आल्सो डैमेज वेजिटेशन, ये मुख्तलिफ पौधों को भी जो है ना ये डैमेज करता है। इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आल्सो एक्ट लाइक ग्रीन हाउस अराउंड द अर्थ। तो ये जो गैसेस है मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ये एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर, ग्रीन हाउस के तौर पर काम करते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, और दीज गैसेज ट्रैप द सन रेज एंड काजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चूँकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ग्रीन हाउस गैसेज है, तो ये फिर क्या करते हैं, ये सन की जो लाइट है, ये सन की जो रेज को ट्रैप करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं। तो सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली इफेक्ट द क्लाइमेट चेंजेस सच एज द प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नोफॉल। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है
ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट चेंजेस को। तो जैसे कि रेन है और स्नोफॉल है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी बढ़ाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर विल अल्टीमेटली मेल्ट द आइस। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पहाड़ों पे बर्फ़ होगा वो मेल्ट होगा, और यानी आइस केप्स जो मेल्ट होंगे एंड ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो उससे पानी बनेगा। द सी लेवल विल बी राइज। तो पानी जब बर्फ़ पिघल जाएगा, पानी बनेगा ज़्यादा, तो फिर समुद्र में जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा, और सम बिग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी ड्राउंड हो। तो फिर उसके बाद सैलाब आएंगे, तो उससे फिर मुख्तलिफ शहरों तबाह होंगे। तो ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स है। सिमिलरली ओजोन डिप्लेशन, अगर ओजोन की डिप्लेशन, यानी ओजोन की जो लेयर है वो खराब हो जाए, पोल्यूटेंट्स आल्सो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिलो इट्स नॉर्मल लेवल इन द स्ट्रेटोस्फीयर कॉजेज ओजोन डिप्लेशन। तो अभी पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर ओजोन लेयर जो है उत्तरी अगर वो डिप्लेट हो जाए, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी वजह से भी फिर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। और ये ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओजोन की जो लेयर है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो लिहाजा हमें अपने जो है इन्वायरमेंट उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दुनिया अनलकीली दुनिया जो है ना तरक्की के जिस रेस पे लगी हुई है, वो कारखाने बना रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना पॉल्यूटेंट्स जो है उसको हवा में छोड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गंदा हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ज़मीन के ऊपर बैडली इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो था उसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड रेन और इस इफेक्ट के बारे में हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मज़ीद हम इसको आगे जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको मुफीद साबित होगा ये जो लेक्चर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।